ज़रा हटके में खुशामदीद। ज़रा कुसतुल्लाह ख़ान शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। भारत और अफ़गानिस्तान के दरमियान कुर्बतें बढ़ रही हैं। अफ़गानिस्तान और भारत के मंदूबीन की दुबई में मुलाकात हुई है। अफ़गान तालिबान ने उन्हें कहा है कि आइए तिजारत भी करते हैं, सिफारतकारी भी बढ़ाते हैं। इस पर हम प्रोग्राम में आज बात करेंगे। साथ ही फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान काफ़ी बर्फ़ पिघली है हालिया महीनों में। शेख हसीना के जाने के बाद जो नई वहाँ की सरकार है, मोहम्मद यूनुस, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। इसका भी हम एक अहाता करेंगे कि भारत और बांग्लादेश के दरमियान एक लंबा अरसा सर्द महरी थी और अब गर्मजोशी आ रही है। तो क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं आगे के, इस पर हम बात करेंगे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान क्या होने जा रहा है। लेकिन आगाज़ करते हैं, आज इस्लामाबाद में एक भरपूर हेयरिंग थी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। हम जानते हैं कि मिलिट्री ट्रायल जो है वो दिसंबर में बेशतर मुल्ज़मान का हो गया, जो 9 मई पे जिनका 9 मई के हवाले से इल्ज़ामात थे, उन्हें सज़ाएँ सुना दी गई हैं। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड याद दिलाऊं जस्ट इन केस कि अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दी थी 5 मेंबर बेंच ने जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में, जब उन्होंने कहा कि सिविलियंस का ट्रायल सिविलियन अदालतों में होना चाहिए, फौजदारी अदालतों में होना चाहिए, ना कि मिलिट्री कोर्ट्स में। और जो भी मुकदमात हैं 9 मई के हवाले से पीटीआई के वर्कर्स पे, कारकुनों पे, सपोर्टर्स पे, उन्हें आप वहाँ रेफ़र कर दें। इसको काफ़ी सराहा था मुल्क में ह्यूमन राइट्स के इदारों ने और लॉयर्स ने। लेकिन फिर हमने देखा कि उसी साल दिसंबर में एक 6 रुकनी बेंच ने इस फैसले को कलअदम करार दे दिया। फिर गवर्नमेंट ने ज़ाहिर के इंट्रा कोर्ट अपील की थी, वफाकी हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान ने। और फिर हमने देखा कि दिसंबर में पिछले माह, यानी कि जब से ये आइनी तरमीम आ गई और फिर एक आइनी बेंच कायम हो गया, एक 7 रुकनी बेंच ने मशरूत इजाज़त दी कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं अपने फ़ैसले सुनाएं और फिर फाइनल जो उसका जो हैसियत होगी वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट अब ये मामला सुन रही है, देख रही है। आज एक भरपूर हेयरिंग हुई, उसमें गवर्नमेंट के जो वकील हैं ख्वाजा हारिस, उन्होंने दलाइल दिए। फाजिल जज साहिबान ने काफ़ी चुभते हुए सवालात किए। वहाँ एक जो बुनियादी सवाल उठाया जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने, उन्होंने ये जानना चाहा वकील साहब से कि ये बताएं कि ये कैसे तय होता है कि 9 मई के मुल्ज़मान के कुछ फ़ैसले जो हैं वो जाते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स में और कुछ जाते हैं फ़ौजी अदालतों में। इसका क्राइटेरिया क्या है, किस बुनियाद पे ये होता है, क्योंकि एफ़आईआर तकरीबन सबकी एक जैसी हैं। एक और जो सवाल उठा काफ़ी दिलचस्प, वो था जस्टिस हसन अज़हर रिजवी की तरफ से, और उन्होंने ख्वाजा हारिस से ये पूछा कि आप बताएं कि माजी में नवाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने एक जहाज़ अगवा किया है, GHQ पर दहशतगर्दों ने हमले किए, कराची के फैसल बेस पर दहशतगर्द हमला हुआ, और वो सारे मुकदमात जो हैं वो फ़ौजी अदालतों में तो नहीं चले, वो तो जो टेररिस्ट कोर्ट होती हैं उनमें चले। तो पूछना वो शायद ये चाह रहे थे कि क्या 9 मई के वाक़यात की जो संगीन नौयत है वो उन वाक़यात से ज़्यादा है। ये केस इसकी समाअत जारी है, जुमे को भी होगी। लेकिन थोड़ा हम ये समझना चाह रहे हैं क्योंकि इंटरनेशनली भी मिलिट्री कोर्ट्स पर काफ़ी तनकीद हुई है। अमेरिका ने, बरतानिया ने, यूरोपीय यूनियन ने काफ़ी इस पर तनकीद की है। तो आज की जो हेयरिंग थी और जज साहिबान के जो सवाल जवाब थे, थोड़ा सा उसको समझना चाह रहे हैं हम कि उससे क्या ज़ाहिर होता है। हमें ज्वाइन कर रही हैं प्रोग्राम में रिदा हुसैन, जो कि मिलिट्री कोर्स पर लिखती रही हैं, काम करती रही हैं, डॉन में उनके आर्टिकल्स छपते रहे, हमारे प्रोग्राम में भी पहले आ चुकी हैं। तो रिदा, आपने आज की ये हेयरिंग आपने बगौर इसका जायज़ा लिया, देखा, आपका इम्प्रेशन क्या है कि अब तक जो तनकीद सामने आ रही है, क्या वो जज साहिबान के सवालात में रिफ्लेक्ट हो रही है? दिफा के जो वकील हैं उनसे काफ़ी सख्त सवाल पूछे और मेरी नज़र में काफ़ी अहम सवाल पूछे। मगर मैं शुरू में ये कहती चलूँ कि कभी ऐसा होता है कि जो बेंच हैं उनके सवाल एक तरफ होते हैं मगर जो जजमेंट है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है। तो ये रिमार्क्स हैं, इन हियरिंग के रिमार्क्स के हवाले से मैं ये कहूँगी कि ये सख्त रिमार्क्स हैं। सबसे सख्त रिमार्क जो मेरी नज़र में है वो जस्टिस हसन अज़हर रिजवी की तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि किस बुनियाद पर आपने ये फैसला किया, किस
बुनियाद पे हुकूमत ने ये फैसला किया कि इन 105 अफराद का जो ट्रायल है वो फौजी अदालत में चलाया जाएगा। उन्होंने, जैसे आपने कहा, माजी के केसेस का हवाला दिया, एयरप्लेन हाईजैकिंग केस का हवाला दिया और भी ऐसे केसेस का हवाला दिया जिस पे JHQ पे हमला हुआ, और कि उन्होंने ये भी कहा कि माजी में ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे जो फ़ौज के जवान हैं वो शहीद हुए हैं और जो अक्यूज़्ड हैं उनका ट्रायल जो है वो फ़ौजी अदालत में नहीं चलाया गया, और ये भी संगीन जुर्म है, ये संगीन इंसिडेंट्स हैं, और इन केसेस में सिविलियन अदालतों में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जो है वो ट्रायल्स चलाए गए हैं। तो क्यों आप इन 105 अफराद की जो ट्रायल्स हैं वो फौजी अदालत में चला रहे हैं? और यही सवाल 5 रुकनी बेंच के सामने उठा पिछले साल, और उस वक्त कन्विंसिंग जवाब नहीं आया, और आज भी हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया फिलहाल कि क्यों इन 105 अफराद का जो ट्रायल है वो फौजी अदालत में कराया जा रहा है। मैं अगर आपको याद कराऊं, 2015 में जब APS पे अटैक हुआ उस वक्त आईनी तरमीम लाई गई कि कुछ दहशतगर्दी के जो जुर्म हैं, जो मजहब से जुड़े हुए हैं, उनके लिए फौजी अदालतें चलाई जाएंगी, और उन ट्रायल्स को जो मिलिट्री कोर्ट्स में कराई गई APS अटैक के बाद उनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ था, 21वीं आईनी तरमीम लाई गई। आज आप आम कानून साजी का सहारा लेके आप फौजी अदालत में ट्राई कर रहे हैं। क्यों आप उस वक्त आईनी तरमीम लाए? अगर आपके लिए आम जो कानून है वो सफिशेंट है तो उस वक्त आईनी तरमीम क्यों लाए? क्योंकि आपको पता था कि ये जो बहुत लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है मिलिट्री कोर्ट्स की, तो इसलिए उस वक्त आईनी तरमीम की ज़रूरत थी, और आज आप आम कानून का सहारा लेके इन 105 अफराद का फौजी अदालत में ट्राई कर रहे हैं। तो ये जो सवाल है ये एक बहुत अहम सवाल है, हुकूमत को इसका जवाब देना होगा। और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल कि 9 मई के सैकड़ों मुकदमात हैं, सैकड़ों मुकदमात है, सैकड़ों अक्यूज़्ड हैं, आपने सिर्फ इन 105 को क्यों फौजी अदालत भेजा है? किस बेसिस पे आपने ये डिस्टिंक्शन की है कि ये जो सैकड़ों लोग हैं ये एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में इनके ट्रायल होंगे, मगर बाकी जो 105 हैं इनके फौजी अदालत में ट्रायल? क्या ये कोई आर्बिट्रेरी डिस्टिंक्शन है? किस बेसिस पे ये डिस्टिंक्शन की गई है? और अगेन पिछले साल जब ये सवाल उठा तो हुकूमत के पास कोई कन्विंसिंग जवाब नहीं था कि क्यों इन लोगों को चुना गया है कि इनके जो ट्रायल हैं वो फौजी अदालत में कराए जाएंगे। तो ये जो सवाल है ये उठे, और अब हुकूमत को इनका जो जवाब है वो देना होगा। और मैं ये भी कहती चलूँ कि जो बेंच है उन्होंने आज ये भी कहा कि जब किसी भी शहरी की, किसी भी सिविलियन की जो कस्टडी है वो मिलिट्री अथॉरिटीज़ मांगते हैं तो एक रीजन्ड ऑर्डर पास करना होता है मैजिस्ट्रेट को या सिविलियन जज को कि इस बेसिस पे इस सिविलियन की कस्टडी हम मिलिट्री अथॉरिटीज़ को दे रहे हैं। और बेंच ने ये पूछा कि आप वो रिकॉर्ड हमारे सामने रखें कि किसी मैजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर किया कि इन जो सिविलियंस हैं इनको मिलिट्री अथॉरिटीज़ के पास ट्रांसफ़र किया जाए। कहाँ है वो रीजन्ड ऑर्डर्स जो सिविलियन जज को पास करने होते हैं मिलिट्री अथॉरिटीज़ को सिविलियन की कस्टडी देने से पहले? और जस्टिस आयशा मलिक का जो तफसीली फैसला है जो पिछले साल उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने फौजी अदालतों को कलअदम करार डिक्लेयर किया, उन्होंने कहा जो उनके सामने रिकॉर्ड प्लेस किया गया है ऐसे कोई रीजन्ड ऑर्डर्स नहीं हैं। जो मैजिस्ट्रेट्स के पास केसेस थे जब फौज ने कस्टडी मांगी इन लोगों की, ये जो 105 अक्यूज्ड है, जो रिकॉर्ड पिछले बेंच के सामने आया था उन्होंने अपनी तफसीली फैसले में लिखा है कि कोई रीजन्ड ऑर्डर नहीं है कि किस बुनियाद पे इन शहरियों की कस्टडी मिलिट्री को दी जा रही है, क्यों इनकी कस्टडी मिलिट्री को दी जा रही है। और एक तरह से रबर स्टैंप किया गया कि जो फौज की अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने कस्टडी मांगी, जो सिविलियन जजेस थे, जो मैजिस्ट्रेट्स थे, उन्होंने रबर स्टैंप करके जो है वो कस्टडी दे दी उनको। तो ये भी उन्होंने सवाल पूछा कि कहाँ है वो रीजन्ड ऑर्डर्स, और इस सवाल का भी अब जो हुकूमत है उनको जवाब जो है वो देना होगा। मगर एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये है कि इस केस ज़रूर ये 9 मई के मुतालिक केस है, वो जो 105 अक्यूज्ड हैं, मगर उससे बढ़ के मेरी नज़र में ये केस मुस्तकबिल के बारे में भी है। इट्स अबाउट द फ्यूचर, क्योंकि जो पिछले साल अक्टूबर 2023 का जो फैसला है जिसका आपने भी हवाला दिया, उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो ये है कि ना सिर्फ 9 मई के जो अक्यूज्ड हैं उनका ट्रायल नहीं हो सकता फौजी अदालत में, मगर आगे जाके भी सिविलियंस का जो ट्रायल है वो फौजी अदालत में नहीं हो सकता, क्योंकि वो कानून ही उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया। जिस कानून के तहत शहरियों का कोर्ट मार्शल होता है वो कानून ही उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो ये जो केस है बिल्कुल 9 मई के मुतालिक जुड़ा हुआ है, मगर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आगे जाके भी जो है वो होंगे कि आगे जाके क्या शहरियों का पाकिस्तान में कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं। और जो पिछले साल का फैसला है इट डील्स विद द फ्यूचर के मुस्तकबिल में भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो फेयर ट्रायल से मुतसादिम है। तो एक चीज जी बैरिस्टर साहिबा, तो बिल्कुल जैसे आपने दुरुस्त फरमाया, प्रेसिडेंट का मसला है
और इस वक्त जो हो रहा है वो शायद प्रेसिडेंट के खिलाफ है, स्पेशली अगर वो जो कानून की आप बात कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन है कि अगर इनकी कन्विक्शन होती है फॉर एग्जांपल मिलिट्री कोर्ट्स में और आगे जाते हुए हमें ये पता लगता है कि जी ये पूरा प्रोसीजर ही गलत था, तो फिर ये इनके केसेस कहाँ स्टैंड करते हैं? क्या इनको बरी कर दिया जाएगा या फिर इनका नए सिरे से ट्रायल होगा? आई मीन आई एम सॉरी अगर ये थोड़ी सी एमेचरिश सवाल आपको लग रहा हो एज ए लीगल एक्सपर्ट, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है। अगर ये बेंच फैसला करे कि फौजी अदालतें कलअदम करार हैं, जैसे पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, तो फिर मेरी नज़र में ये जो सारे ट्रायल्स हैं वो फिर होंगे, कुछ एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में होंगे, कुछ ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट्स में होंगे, तो फिर इनके जो केसेस है वो ट्रांसफ़र होंगे और वो सिविलियन जो है कोर्ट्स में फिर से चलाए जाएंगे। अगर ये बेंच आप होल्ड कर दें मिलिट्री कोर्ट्स को, जिन सिविलियंस को सजाएं सुनाई दी गई हैं उनके पास रिव्यू का हक है। जो अपील है वो फौज के अपने सिस्टम में ही लाया करती है, कोई इंडिपेंडेंट अपील नहीं है इनके पास। अगर ये मिलिट्री कोर्ट्स का जो डिसीजन है ये आप होल्ड कर दें तो जो अपील है वो फौज के अपने निज़ाम में ही है। सिर्फ एक रिव्यू का राइट है कि वो सिविलियन कोर्ट्स में बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स पे रिव्यू कर सकते हैं कि जुरिस्डिक्शन नहीं थी या मैलिस की बेसिस पे जो है वो डिसीजन दिया गया है। तो अगर ये आप होल्ड कर दें मिलिट्री कोर्ट्स को तो बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स पे सिविलियन कोर्ट्स में एक रिव्यू है। मैं आपको एक केस याद कराऊं, पेशावर हाई कोर्ट ने रिव्यू सुना फौजी अदालतों के डिसीजंस के खिलाफ और उन्होंने कहा कि उनके सामने जो केसेस आए वो सारे कन्फेशनल स्टेटमेंट पे बेस्ड थे, सब कन्फेशंस पे बेस्ड थे और जो कन्फेशंस थे उनकी जो हैंड राइटिंग थी सब उन कन्फेशंस में वो सेम थी, सब कन्फेशंस थी और जो मेजॉरिटी कन्फेशंस थी उनकी हैंड राइटिंग सेम थी और इस बेसिस पे फौजी अदालतों ने शेरियों को कन्विक्ट किया। उन्होंने वो सजाएं जो फौजी अदालतें ने दी वो पेशावर हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी। तो बहुत से सवाल उठते हैं बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से। जो पूरा ये प्रोसीजर जो है वो फौजी अदालत में चलता है। आप ये देख लें कि ये जो 105 अफराद हैं जो ये कंडीशनली सजाएं सुनाई हैं, 105 में से 105 को सजाएं सुना दी हैं, एक भी शख्स को फौजी अदालत ने बरी नहीं किया। इट्स 100% कन्विक्शन रेट। एंड जो जिस भी निज़ाम में 100% कन्विक्शन रेट हो, 100% कन्विक्शन रेट हो, मेरी नज़र में ना वो तो कोई आज़ाद निज़ाम है ना वो कोई फेयर निज़ाम है कि आप जो भी आपकी कस्टडी में है उन सब को आपने कन्विक्ट कर दिया है। तो जिस तरीके से मेरी नज़र में ये 9 मई के जो अक्यूज्ड हैं, 105 अक्यूज्ड हैं, इनके साथ डील किया गया है वो ये वाजे करता है कि ये जो मिलिट्री सिस्टम है ये कितना अनफेयर है, ये कितना अनजस्ट सिस्टम है और ये शेरियों के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। प्रेसिडेंट की हम बात करें तो ये भी हमें फिर एक्नॉलेज करना चाहिए कि यही सियासी जमातें ये प्रेसिडेंट सेट करती हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौर में इदरीस खट्टर का ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट में, हसन अस्करी का ट्रायल हुआ मिलिट्री कोर्ट में और इदरीस खट्टर अभी भी जो है वो अपनी सजा काट रहे हैं जो मिलिट्री कोर्ट ने उन्हें दी। तो ये आज की जो हुकूमत है वो हिमायत कर रही है मिलिट्री कोर्ट्स की, जब PTI के लोग हैं, जब PTI के सपोर्टर्स हैं जिनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जा रहा है। तो उस चीज़ की मैं कहूँगी मत हिमायत किया करें, मत सपोर्ट किया करें जो फिर आपके खिलाफ आके, आपके सपोर्टर्स के खिलाफ आके वही चीज फिर इस्तेमाल होती है। क्योंकि हमने इसको भी अब एक पॉलिटिकल इशू बना दिया, इसको भी पॉलिटिसाइज कर दिया है। तो मेरी नज़र में ये एक बेसिक बुनियादी इंसानी हकूक का सवाल है कि आप किसी भी जमहूरियत में, किसी भी जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं, आप सिविलियंस को कोर्ट मार्शल नहीं कर सकते। अच्छा रिदा, आपने ये तो बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि इसकी अहमियत क्या है और ये सिर्फ 9 मई के हवाले से नहीं है, ये आइंदा के लिए भी अहम है। थोड़ा सा बस ब्रीफली अगर ये बता दें कि अब ये सवालात तो बहुत सारे हो गए जजेस की तरफ से, इस केस को आप कब तक वाइंड अप होते देख रही हैं? लेकिन जो जजेस के रिमार्क्स थे उन्होंने आज ये भी कहा कि हम इस केस को जल्दी जो है निपटाना चाहते हैं और हम इस केस को जल्दी अब ख़त्म करना चाहते हैं। तो मेरी नज़र में ये इसी मंथ में इन द नेक्स्ट वीक और 2 इस केस को ख़त्म कर दिया जाएगा। वज़ारत दिफा की जो है वो आर्ग्यूमेंट्स रहती हैं, फिर हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भी डिफेंड कर रहे हैं, फेडरेशन इज़ ऑल्सो डिफेंडिंग इट, प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान डिफेंड कर रही है, प्रोविंस ऑफ पंजाब भी डिफेंड कर रही है, KP की जो हुकूमत है उन्होंने अपनी अपील विड्रॉ कर दी है और सिंध हुकूमत ने अपील फाइल नहीं की। तो इन लोगों ने अभी अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं और उसके बाद फिर रिस्पोंडेंट्स की बारी आएगी। तो आई थिंक जो इंडिकेशन आज बेंच से आई थी वो यही थी कि हमने जल्द फैसला अगले चंद हफ्तों में। बिल्कुल ठीक है रिदा हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल समात है एक बार फिर, तो हो सकता है कि जो सवालात पूछे गए हैं
हुकूमत से उनके हमें जवाब मिल जाएं। जहाँ तक जो अभी बैरिस्टर साहिबा ने बात की ना कि ये आपको नहीं सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये मतलब आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकते हैं, तो हाय मुझे याद आता है मुझे याद आता है पीका। आज तक किसने सीखा? किसी ने सीखा, हमने किसने सीखा? पीका आज तक किसने सीखा? वही है कि जब किसी और के लिए आप फांसी का फंदा बनाते हैं ना, तो आपकी अपनी गर्दन का नाप और पॉलिटिकल वर्कर्स पेश हुए ना फौजी अदालत में, तो एक मुलजिम ने कहा जी कि मैं बयान देना चाहता हूँ, तो कर्नल साहब थे अदालत के सदर, उन्होंने कहा जी 10 मिनट अपना बयान मुकम्मल करो, असी फिर सजा भी सुना। देखो ये जो 100% वाली बात है ना, ये होता। मुझे याद आता है कि जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जब रेफरेंडम कराया था तो उसमें भी तकरीबन 99.4% उनके नहीं, हुस्नी मुबारक से कम है। हुस्नी मुबारक से कम है, हुस्नी मुबारक। चले, ये भी एक शफाफ था रेफरेंडम जी। वक्फा ले लें। वेलकम बैक। वजूहात कोई भी हों, हमें एक बुनियादी सवाल पे ज़रूर ठंडे दिल से गौर करना चाहिए। 77 साल में तो नहीं कर सके, अब शायद करना चाहिए। सवाल ये है कि अफ़गानिस्तान के शाह ज़ाहिर शाह, सरदार मोहम्मद दाऊद, नूर मोहम्मद तरकई, बबरक कारमल, बुरहानुद्दीन रब्बानी और उसके बाद हामिद करज़ई और अशरफ गनी समेत कौन सा ऐसा अफ़गान बादशाह या सदर था कि जिससे भारत के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, और कौन सा ऐसा बादशाह या सदर था जिससे पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। वजूहात में मैं नहीं जा रहा, लेकिन ये बुनियादी सवाल अपनी जगह मौजूद है क्योंकि अफ़गानिस्तान हमारा दायमी हमसाया है। अगर मैं भारत और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की बात करूं तो 1996 से 2001 तक वाहिद ये पैच है, ये जो 5 साल हैं जिसमें कि अफ़गानिस्तान से भारत के ताल्लुकात बिल्कुल मुनक़ता रहे तालिबान की पहली हुकूमत के दौरान। और उस पे सोने पे सुहागा ये हुआ कि 24 दिसंबर 99 को कंधार हाई जैकिंग, शायद आपको याद हो, काठमांडू से दिल्ली जाने वाला तैयारा अगवा किया गया था और उसे कंधार एयरपोर्ट पे उतार दिया गया था और मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हुर्रियत पसंद थे उनको रिहा करवा लिया गया था। तो उससे ताल्लुकात बिल्कुल ज़ीरो सतह पे आ गए थे। फिर अशरफ गनी और हामिद करज़ई की जो हुकूमत थी 2021 तक समझ लें तो भारत ने कोई $3 अरब की वहाँ इन्वेस्टमेंट की, नई अफ़गान पार्लियामेंट का तोहफ़ा दिया, डैम्स बनाए, सड़कें बनाई, हाईवेज़ बनाए, हेल्थ का स्ट्रक्चर बनाया। इस दौरान 2008 में जो काबुल में भारतीय सफारत खाना था उसके बाहर धमाका हुआ, 58 अफराद हलाक हुए। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं असल मुद्दे की तरफ आ सकूँ कि अगस्त 2021 में जब काबुल पे तालिबान ने एक बार फिर कब्ज़ा किया है, भारत उस वक्त दोहा मुज़ाकरात के सख्त ख़िलाफ़ था और तालिबान की वापसी के भी ख़िलाफ़ था, लेकिन बहरहाल कब्ज़ा हुआ और उसके बाद से कुछ महीने बिल्कुल चुप लगी रही, सफारत खाना बंद रहा। लेकिन अगले साल ही भारत ने काबुल में अपना सफारत खाना खोल लिया और फिर दोनों ममालिक के दरमियान रफ्ता रफ्ता, हालांकि तालिबान इंतज़ामिया को रिकगनाइज़ नहीं किया बैनुल-अक़वामी बरादरी की तरह भारत ने भी, लेकिन रफ्ता रफ्ता ताल्लुकात बहाल होने शुरू हो गए किसी हद तक। और टीप का बंद ये है कि जो सबसे आला सतही जो राब्ता है पिछले 2.5 साल में भारत और अफ़गानिस्तान में हुआ है वो कल दुबई में हुआ, जब भारत के सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री और तालिबान इंतज़ामिया के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी की मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के बारे में अफ़गान वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि दोनों ममालिक ने ईरानी बंदरगाह चाबहार के ज़रिए तिजारत बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। तालिबान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत हमारे नज़दीक एक अहम इलाक़ाई और माशी पार्टनर है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने इस मुलाकात के बारे में अपने बयान में कहा कि भारत अपने यहाँ मुक़ीम लगभग 32,000 अफ़गान पनाहगज़ीनों की वापसी और उनकी बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन करेगा। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में सेहत के मंसूबों में भी ताउन किया जाएगा और खेल बिलखुसूस क्रिकेट के मैदान में दोनों ममालिक करीबी ताउन करेंगे।
अगरचे बाकी दुनिया की तरह भारत ने भी तालिबान हुकूमत को मुकम्मल सफारती दर्जा नहीं दिया, जो मैं बता चुका हूँ। अलबत्ता जून 2022 में काबुल में भारतीय सफारत खाना खोल दिया गया, जबकि नवंबर 2023 में दिल्ली में अफ़गान सफारत खाना बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया कि अफ़गान सफारत खाने पे पिछली जो हुकूमत थी, अशरफ गनी उनके सफ़ीर थे, और भारत ने कहा कि भाई साहब अब हालात बदल चुके हैं, अब हम आपके वीज़े की एक्सटेंशन नहीं कर सकते। तो ना सिर्फ सफारतकारों के वीज़े को एक्सटेंड नहीं किया गया, बल्कि वहाँ जो तलबा पढ़ रहे थे, अफ़गान तलबा, उनका वीज़ा भी एक्सटेंड नहीं किया, इसलिए कि हालात बदल चुके थे। फिर एक कंसेशन ये हुआ कि मुंबई में जो अफ़गान काउंसलेट था उसको दोबारा खोलने की इजाज़त दी गई, और तालिबान इंतज़ामिया ने इकरामुद्दीन कामिल को काउंसिल जनरल मुकर्रर किया, हालांकि बाज़ाब्ता सफारती ताल्लुकात नहीं हैं। भारत ने गुज़िश्ता 3 बरस में जब से तालिबान आए हैं अफ़गानिस्तान को लगभग 50,000 मेट्रिक टन गंदम भिजवाई है, 300 टन अद्वियात, 40,000 लीटर कीड़े मार अद्वियात, 1.5 मिलियन कोविड वैक्सीन जो हैं वो, और गर्म कपड़ों की कई खेपें भिजवा चुका है। भारतीय सेक्रेटरी ख़ारजा की तालिबान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात एक ऐसे मौके पर हुई है जब पाक अफ़गान ताल्लुकात ख़ासे कशीदा हैं। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान ने अफ़गान सूबे पक्तिका में कलअदब TTP के ख़िलाफ़ जो फ़ज़ाई कार्रवाई की थी, भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने उसकी भी पुरज़ोर मज़म्मत की है। जी, ये एक मैं अक्सर देखता हूँ ना, अपने बच्चों के प्लेग्राउंड में सीसॉ देखी होगी, उस पर खेला भी होगा ना, ये सीसॉ है। जैसे ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशंस ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान और भारत और अफ़गानिस्तान के रिलेशंस बेहतर होते हैं। इसमें कोई हैरानकुन बात नहीं है नहीं नज़र में, क्योंकि ये जो जियो पॉलिटिक्स और रियल पॉलिटिक्स है ना, ये बड़ी जालिम गेम है, और आज से नहीं हज़ारों सालों से। मैं एक मिसाल देता हूँ, लोग माखियावेली की तो बड़ी बात करते हैं, राइट। तो एक शख्स थे भारत में कौतिल्या के नाम से, अब एक थे या ज़्यादा थे हमें नहीं पता, उन्होंने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र। उसमें एक बड़ा खूबसूरत जुमला है कि आपका पड़ोसी आपका दुश्मन है, लेकिन आपके पड़ोसी का पड़ोसी आपका दोस्त है, क्योंकि वो आपके दुश्मन का दुश्मन। यानी इसका उर्दू तर्जुमा ये हुआ, उर्दू तर्जुमा ही तो था, उर्दू तर्जुमा ये हुआ कि भारत का जो दोस्त है वो अफगानिस्तान और ईरान है, और पाकिस्तान का जो दोस्त है वो बांग्लादेश है। टेक्निकली यही मतलब हुआ ना, यही मतलब हुआ। और श्रीलंका, मालदीव्स के अंदर तो गेम ये है। लेकिन मैंने एक बड़े अच्छी मजमून पढ़ी थी अभी कल ही, हैप्पी मॉन जेकब साहब हैं, एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट, और वो कहते हैं कि उसने पूरा एक साउथ एशिया का जायजा लिया, तो कहा कि यार अभी जो वेस्टर्न बॉर्डर है इंडिया का पाकिस्तान के साथ, वो अभी ठंडा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी कोई झड़पें नहीं चल रही और ना ही इन्फिल्ट्रेशन चल रही है। ही लाइक के तालिबान के साथ आप दोस्ती ना करें, ना ही दुश्मनी करें, आप उनको नॉन एनिमी रखें, क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा वहां पर किया तो फिर पाकिस्तान का पैरानोया बढ़ जाएगा, और हो सकता है कि जो वेस्टर्न बॉर्डर अभी आपका ठंडा है और लाइन ऑफ कंट्रोल वो गर्म हो जाए। तो ओवर रीच ना करें, लेकिन जो मौजूदा फॉरेन पॉलिसी है भारत की, मेरा वर्किंग रिलेशनशिप रखें, वर्किंग रिलेशन। तो वर्किंग रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, तो एक वर्किंग रिलेशनशिप पाकिस्तान भी चाह रहा है, और वो है बांग्लादेश के साथ। वहाँ पे जो हुकूमत तब्दील हुई है वो भारत की तरफ उसका कोर एटीट्यूड है, लेकिन पाकिस्तान से गर्मजोशी बढ़ रही है। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इसकी बात करेंगे। 2024 में आलमी सतह पर बहुत तब्दीलियां देखने को मिली है। जैसे अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो जुलाई में वहाँ पर कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ मुजाहरे शुरू होते हैं। कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन हसीना वाजिद की हुकूमत ने जबर का इस्तेमाल किया वहाँ पर, और मोहम्मद यूनुस जो अभी इस वक्त इंटरिम लीडर हैं बांग्लादेश के, उनके मुताबिक तकरीबन 1500 लोगों की जानें वहाँ गई जब पुलिस को ऑर्डर्स मिले कि आपने मुजाहिरीन पर फायरिंग शुरू कर देनी है। और फिर चंद हफ्तों में ही 7 अगस्त को बांग्लादेशी फ़ौज ने हसीना वाजिद के साथ मुलाकात की और उनको समझाने की कोशिश की कि बीबी अब वक्त चला गया है, आप अभी यहाँ पर नहीं रह सकते, कुछ घंटों में ही अवाम आपके प्रेसिडेंशियल पैलेस में दाखिल हो जाएंगे, और उसके बाद जो होगा वो हमें नहीं पता।
चुनाचे हसीना वाजिद फरार हो गई। भारत बांग्लादेश उनकी ऑफिशियल एक्सट्रेडिशन के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहा है। दूसरी जानिब भारत ने उनके वीज़े को एक्सटेंड कर दिया है और बांग्लादेश ने हसीना वाजिद के पासपोर्ट को भी कैंसिल कर दिया है। अब जाहिर है कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि बहुत सालों से 15 साल की हुकूमत रही हसीना वाजिद की इस दौर में, पहले भी वो पावर में थी। उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया था, बांग्लादेश में नहीं शायद, या बांग्लादेश की आवाम में नहीं, बल्कि हसीना वाजिद और अवामी लीग में। और फिर एकदम लगता ऐसे है कि ये सारी इन्वेस्टमेंट रद्द हो गई, क्योंकि उसके साथ साथ हालांकि वो हसीना वाजिद को तो सपोर्ट करते थे, लेकिन जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो बांग्लादेशियों को दीमक कह रहे होते थे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस अक्सर फायर कर रही होती थी, और जो इनकी वेपनाइज्ड सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं वो तकरीबन रोजाना बांग्लादेश को कंगलादेश और बांग्लादेशियों को कंगलू कह रहे होते थे, जैसे पाकिस्तान को पाकिस्तान कहते हैं। चले कोई बात नहीं। इसके बाद जब ये इनका तख्ता उल्टा, तो अब तमाम इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया को देख लें, अखबार समेत, तो वहां पर यह नैरेटिव शुरू हुआ कि ये ISI और चीन का करना था। हालांकि ये बहुत वाज़ेह है कि ये एक पॉपुलर मूवमेंट थी। अच्छा, अब जैसे ही बांग्लादेश और भारत के ताल्लुकात थोड़े से डीप फ्रीज की तरफ गए, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात, और तारीख को आप अच्छी तरह से जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि हसीना वाजिद के दौर में काफ़ी डीप फ्रीज थी। तो वहाँ पर हमने देखा कि कुछ नहीं, काफ़ी बर्फ़ पिघलने लगी। तिजारत की बात भी शुरू हुई, डायरेक्ट फ़्लाइट्स की बात भी शुरू हुई। अभी हाल में मोहम्मद यूनुस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ कायरा में मुलाकात की, वहाँ पर भी काफ़ी गर्मजोशी देखने को मिली। कल्चरल एक्सचेंजेस भी जारी हैं। राहत फ़तेह अली ख़ान के एक परफॉर्मेंस हुई ढाका स्टेडियम में, जिसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। लेकिन ये तो हुई आज की बात। कल क्या होगा? क्या इन रिलेशनशिप्स को मजीद बेहतर किया जा सकता है? और आखिरकार बांग्लादेश का जायंट नेबर इंडिया ही है, तो कब तक ये जो एक तरह से फ्रोजन रिलेशनशिप्स हैं भारत और इंडिया की, ये कब तक जारी रहेंगी? तो आज हमने दावत दी है मोहम्मद मुराद साहब को, आलोक सिंध के ज़िला जैकोआबाद से, और इस वक्त आप PhD कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन इन जर्मनी। मुराद साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। पहला सवाल आपसे ये है कि मैंने एक ओवरऑल बात तो की है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा क्वान्टिफाई कर सकें, अगर आप थोड़े से हमें मिसालें दे सकें कि हसीना वाजिद साहिबा के जाने के बाद अब तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में क्या ठोस इम्प्रूवमेंट आई है? जी जी, बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखिए जी, मुझे तो सिर्फ अभी 5 महीने हुए हैं मोहम्मद यूनुस को आए हुए और शेख हसीना को गए हुए, तो ये तो इट वुड बी टू सून टू से एनीथिंग वेरी इन एन अफर्मेशन। पर देखा यही जा रहा है कि जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के, जो कि पिछले 5 दहाइयों में they weren't moving anywhere, like there was nothing happening anything as such positive. लेकिन पिछले 5 महीनों में जिस तरह से डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव स्टेप लिया है टुवर्ड्स पाकिस्तान, उससे यही लग रहा है कि दे वांट टू हैव वेरी गुड एंड वेरी पॉजिटिव रिलेशन विद पाकिस्तान। वो उसमें बहुत सारे वजूहात हैं। इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ चुका था, जो कि अभी भी है किसी हद तक, लेकिन शेख हसीना के जाने के बाद वो इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक अभी कमता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसी दौरान डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और जो शहबाज शरीफ की जो मीटिंग हुई थी अभी कायरो में, जिसके बारे में आपने अभी थोड़ी देर पहले हवाला दिया, उसमें उन्होंने बायलैटरल टाइज को मजीद मजबूत बनाने की बात भी की, और साथ में ये भी कहा कि हम जो है वो सार्क को भी दोबारा फहाल करें। अच्छा मुराद साहब, यहाँ आप थोड़ा सा, हम गुफ्तगू का दायरा में थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहा हूँ। देखें, ख्वाहिशात अपनी जगह, लेकिन कुछ होती हैं जोग्राफिकल और स्ट्रेटेजिक रियलिटीज़। बांग्लादेश चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। भारत बांग्लादेश का दूसरा बड़ा तिजारती साझेदार है। तकरीबन 18 से 20 बिलियन डॉलर
सालाना की उनकी तिजारत है। अच्छा, और जाहिर है कि लिमिटेशंस होती हैं। अब ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ झुकाव है, तो हम ये भी सोचें कि जाहिर है कि भारत के मुकाबले में चीन, जो कि ऑलरेडी हसीना वाजिद के ज़माने में इन्वेस्टमेंट कर रहा था, अब ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, इसलिए कि भारत से भी उसका चक्कर चल रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर बेहतरीन ताल्लुकात भी हो जाएं पाकिस्तान और बांग्लादेश के, तो उनकी भी कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस होंगी ना, उससे ज़्यादा तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो आप क्या देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? ये लिमिटेशंस तो हमेशा रहेंगी। बांग्लादेश का जो मेरे ख्याल से 90% जो लैंड बॉर्डर जो है वो इंडिया के साथ है। जी। और पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश से बहुत दूर है। हमारा उनसे कोई लैंड बॉर्डर तो है नहीं। तो ज्योग्राफिकली इंडिया जो है वो बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है, इस बात को तो हम डिनाई नहीं कर सकते। और उसके अलावा जैसे आपने भी तिजारत की बात भी की, वो भी बहुत ज्यादा उनका ट्रेड वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा हाई है। जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान हार्डली 1 बिलियन की जो ट्रेड वॉल्यूम है, वहां पे हमेशा 18 से 20 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड वॉल्यूम है बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात बेहतर होने का मतलब ये नहीं होना चाहिए मेरी नजर में कि बांग्लादेश जो है वो अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ खराब करेगा। अभी फिलहाल आप अगर देखेंगे कि इंडिया की जो फॉरेन ऑफिस है, वो लोग ज्यादा इस मामले में कोई बात नहीं कर रहे। ये तो वहां की सिर्फ मीडिया है जो कि इस बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही है। वहां की जो एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है, I think they are adopting the policy of wait and watch, and then they can maybe come up with something new. But for the time being, वो observe कर रहे हैं कि situation किस तरफ जा रही है। I think उसकी जो एक और वजह है वो ये भी है कि पिछले 15 सालों में इंडिया ने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस अपना बांग्लादेश में बढ़ाया। सारे अंडे एक टोकरी में रख दिए। जी एग्जैक्टली। तो उन्होंने जो है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, बाकी जितने भी जो एक्टर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे कोई ज्यादा ताल्लुकात नहीं रखे, उनको ज्यादातर इग्नोर किया। मुराद साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, मैं एक छोटा सा वक्फा लेना है एंड वी विल कंटिन्यू द कन्वर्सेशन आफ्टर द ब्रेक। जिस तरह पाकिस्तान और भारत के रिश्ते सन 47 में फंसे हुए हैं, उसके गिर्द घूमते रहते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो 71 में ही फंसे हुए हैं और बार बार उसका जिक्र आता है। जितना अरसा शेख हसीना गवर्नमेंट में रहीं, उन्होंने पाकिस्तान से अपने ताल्लुकात सर्द रखे और हमने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान से बार बार मुतालबा किया कि आप ऑफिशियल अपॉलोजी दें, जो कुछ सन 71 में हुआ उसकी आप अपॉलोजी दें। पाकिस्तान ज़ाहिर है कि इससे फ़िलहाल अब तक इनकारी रहा है। और अभी जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की, मोहम्मद यूनुस जो कि चीफ़ एडवाइज़र हैं इस वक्त बांग्लादेश के, उसमें भी 71 की बात हुई और मोहम्मद यूनुस ने शहबाज शरीफ से कहा कि वो जो पेंडिंग मामलात हैं हम कोशिश करें कि हम उन्हें भी हल करें ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो हमारे साथ मोहम्मद मुराद हैं बॉर्न जर्मनी से। मोहम्मद मुराद साहब, ये बताइएगा कि ये मामलात अभी तक कोई भी हमारे यहाँ फौजी हुक्मरान भी आए, डेमोक्रेटिक भी आए, हाइब्रिड वाले भी चल रहे हैं, इस इशू को कभी किसी ने टैकल नहीं किया। मोहम्मद यूनुस की क्या मुराद थी कि ये 71 का क्या मामला है जिसको एड्रेस किया जा सकता है ताकि आगे बढ़ा जाए? जी, ये जो 71 का जो मामला है वो ये है कि सुकूत ढाका, जैसे हम लोग कहते हैं, फॉल ऑफ ढाका। वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री ने, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने उन पे जो जुल्मात जुल्म किया, वो उस हवाले से एक ऑफिशियल अपॉलॉजी, एक ऑफिशियल माफीनामा जारी किया जाए ताकि अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ा सकें। आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? मेरा ख्याल है कि ये आप एक रिटोरिकल बात है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मोहम्मद, अब शायद मुराद साहब इसमें, मोहम्मद यूनुस जो हैं उन्होंने एक और बात भी की थी। शहबाज शरीफ ने कहा जी 1974 में एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ था बांग्लादेश का और भारत का और पाकिस्तान का, जिसमें जो कोई 100 के करीब फौजी अफसर थे उन पे बांग्लादेश ने मुतालबा किया था कि उन पे जंगी जराइम का मुकदमा चलाया जाए। तो फिर वो सेटल हुआ कि ऐसा कुछ नहीं होगा
और जो चीज़ें हैं हो गई उनको तारीख़ का हिस्सा समझा जाए। तो मोहम्मद यूनुस ने इंडिया दिया अभी इन मुलाकातों में, शायद यूनाइटेड नेशन में जो मुलाकात हुई थी उसमें, या G8 की मुलाकात में, कि 74 का माहिदा जो है वो मेरा ख़्याल है काफ़ी है और हमें भूल के आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये है कि भुट्टो, ज़ियाउल हक, नवाज़ शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ, इन्होंने बांग्लादेश का दौरा किया। परवेज़ मुशर्रफ के बाद कोई पाकिस्तानी हुक्मरान वहाँ नहीं गया, लेकिन वहाँ से जो आखिरी जो हुक्मरान आया है वो खालिदा ज़िया आई थी। उससे पहले मुझे याद हसीना वाजिद आई थी OIC के लिए, लेकिन वो तो अलग चीज़ हो गई ना। लेकिन ऑफिशियल जो दौरा है वो खालिदा ज़िया ने आखिरी किया था, और जाहिर है कि उसको भी तकरीबन 20-22 साल हो गए हैं। तो अब मसला ये है कि, और जो भी वहाँ गया ढाका, उसने ये तो नहीं कहा कि जी हम माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ कर दो। उसने कहा जी हमें बहुत दुख है, अफसोसनाक है, वो वाक़यात नहीं होना चाहिए। मतलब दूसरे अल्फाज में उन्होंने एक तरह से मेरा जो रिमोर्स का इजहार किया। मेरा जिसमें व्यू है कि अब देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए आपको बोलनी भी पड़ती है, जैसे कि 71 का इशू है, लेकिन आई थिंक डी फैक्टो रियलिटी अब ये है कि वहाँ से बातें आगे निकल गई हैं। बांग्लादेश के लिए जो है ना, इट इज स्टिल अ बर्निंग इशू। मुराद, अगर आप थोड़ा सा ब्रीफली बता सकें कि वाकई ये एक रिटोरिकल बात है या डज इट स्टिल मैटर? मेरे ख्याल से ये इट एक्चुअली मैटर फॉर द पीपल ऑफ बांग्लादेश। मैंने अपने मेरी जितनी भी बांग्लादेश के लोगों से कभी भी बात हुई है, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पॉलिटिकल रहूँ, लेकिन बात चूंकि पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म में तो खुली जाती है, तो उन्होंने हमेशा यही कहा है कि हम चाहते हैं कि वी शुड मूव अहेड विद आवर रिलेशंस, लेकिन ये अपॉलॉजी होनी चाहिए। लेकिन ये जो ऑफिशियल अपॉलॉजी पाकिस्तान की तरफ से आ नहीं रही है। लेकिन जो 74 की जो एग्रीमेंट की जो बात शहबाज शरीफ साहब ने की अभी G8 के मुलाकात के दौरान कायरो में, उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि जो है वो लेट्स फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव अहेड विद आवर रिलेशंस। और उस वक्त वहाँ के जो वज़ीर आज़म शेख मुजीब थे, उन्होंने भी कहा कि पीपल ऑफ बांग्लादेश नो हाउ टू फॉरगिव। तो इस चीज को मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब रेफर कर रहे थे कि वो जो बातें थी वो तब तय हो चुकी थी, अभी अगर कोई पेंडिंग इशू है तो हम उस पर फर्दर बात कर सकते हैं। लेकिन अभी भी वहाँ के लोग जो है, ये मेरे ख्याल से उनके अंदर ये जो एक सेंटीमेंट है 71 के वाकयात को लेकर, वो भी अभी भी किसी हद तक वो जिंदा हैं और वो चाहते हैं कि एक ऑफिशियल पॉलिसी आए। अच्छा, थोड़ा सा हम ये भी जानना चाह रहे हैं, जैसे अभी ज़रार भी कह रहे थे कि भारत और बांग्लादेश की तो हमने बात की, चीन का भी इसमें एक एलिमेंट है कि इस वक्त जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी में तब्दीलियां आ रही हैं, तो चीन के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, चीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है बांग्लादेश के लिए और इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। अगर आप आज देखें तो इन रिसेंट पास्ट हाल ही में चीन और इंडिया जो है वो भी अपने ताल्लुकात को बेहतर बना रहे हैं, अपने बॉर्डर इश्यूज को खत्म करने के लिए रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि होंगे नहीं इतनी जल्दी, लेकिन ये है कि दे आर ट्राइंग टू रिप्रोच। उसकी वजह ये है कि चीन जो है वो एक प्रैक्टिकल प्लेयर है। चीन जो है चीजों को जियो इकोनॉमिकल एज वेल एज जियो पॉलिटिकल दोनों तरफ से देखता है। और चीन का जो ताल्लुकात जो बांग्लादेश के साथ है, अभी चीन के जो वजीर जो डिप्लोमेट्स हैं बांग्लादेश में, उन्होंने भी जो इंटर्न गवर्नमेंट से उनसे मुलाकातें की हैं और इस हवाले से वो अभी उनकी जो खास कोई लाया मिल सामने नहीं आई चीन की तरफ से, लेकिन जो रिलेशंस हैं उनके दे आर स्टेगनेंट। ऐसे लग रहा है कि दे विल इम्प्रूव। अगर इंडिया का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में कम होगा इन फ्यूचर मुस्तकबिल में, तो चीन का इन्फ्लुएंस वहां पे काफी हद तक। मोहम्मद मुराद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, प्रोग्राम का टाइम हमारे पास कम है। इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा था यार। सॉरी शुक्रिया। मेहमान माइंड करते हैं प्रोग्राम में आते हैं, उनको शुक्रिया भी नहीं कहते यार। आप देखिए 71 नॉटविथस्टैंडिंग, अगर हम अभी देखें कि हो क्या रहा है, राइट, एक चीज है कि कहा क्या जा रहा है और एक है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। तो 2 डायरेक्ट शिपमेंट्स गई हैं पाकिस्तान से बांग्लादेश, दूसरी जो शिपमेंट गई है वो डबल थी पहले शिपमेंट की, ठीक है। दूसरी बात है कि पाकिस्तान के पास स्टोन है, डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, ये तिजारत बढ़ेगी।
तो अपॉलॉजी का मसला ये एक लेवल तक चलता रहेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस वक्त इमीडिएट नीड जो है वो ट्रेड की है, और वो हमें नजर आ रहा है। अब आगे जाते हुए डिफेंस टाइज तक डेवलप करता है, चीन का भी उसमें एक दाखिला है, वो एक अलग बात है। बिल्कुल ठीक है, चलें आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, कल आपसे मुलाकात होगी और कल है जुमा, कल हम आपकी कॉल्स लेंगे, तो तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज, शब बखैर।